नमस्कार मित्रों। आज जिस पुस्तक की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ वह है रेणु एक जीवनी। ये फणीश्वरनाथ रेणु की जीवनी है जो रेणु के अध्येता श्री भारत यायावर ने लिखी है। और ये एक असमाप्त जीवनी है, नहीं कि पहला खंड है, इसका दूसरा खंड अभी लिखा जाना बाकी है और बल्कि लिखा जा रहा है। पर ये जिसको कहते हैं अपूर्ण आत्मकथा भी अपने आप में एक संपूर्ण पुस्तक है। और मैं इसकी चर्चा करते हुए शुरू में ही ये कह देना चाहता हूँ कि समकालीन हिंदी साहित्य में आज का जो एक बड़ा दौर है, जिसमें एक है कि आत्मकथाएं या बायोग्राफी जीवनियाँ अच्छी संख्या में लिखी जा रही हैं और इसमें एक बड़ी भूमिका रज़ा फाउंडेशन की रही है, जिसने नागार्जुन से लेकर के ज्ञानेंद्र कुमार और वीर सहाय और कई लोगों की जीवनियाँ लिखवाई हैं, लिखी जा रही हैं। यह भी रज़ा फाउंडेशन के ही सहयोग और अनुदान से लिखी गई है और इसे सेतु प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। और जिस तरह से, जिस संख्या में, जिस गुणवत्ता की जीवनियाँ हाल के वर्षों में आई हैं, उससे मुझे लगता है कि पिछले लगभग जब से खड़ी बोली हिंदी साहित्य का अस्तित्व है तब से आज तक शायद उतनी जीवनियाँ नहीं लिखी गई हैं जितनी इधर पिछले 3-4 वर्षों में लिखी गई हैं। ये एक रेखांकित करने वाली बात है। मैं रेणु के बारे में क्या कहूँगा। हिंदी का कोई भी पाठक या अध्येता रेणु को नहीं जानता हो ये तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ 56 साल जिए वे और मैला आंचल जैसी कृति, अद्वितीय कृति जो हिंदी में है वो उन्होंने लिखी और हिंदी साहित्य के वे परम सम्मानित साहित्यकार हैं। और इस पुस्तक में जो श्री भारत यायावर ने लिखी है, जो जीवनी लिखी है रेणु की, उसमें कई ऐसे पहलू रेणु के बारे में हैं जो कम से कम मैं तो नहीं जानता, शायद आप भी या आप में से बहुतेरे नहीं जानते। इसमें रेणु के जीवन का, जन्म का तो बहुत सारी बातें हम लोग जानते हैं, कब वहाँ औराही हिंगना में कैसे हुआ, पर औराही हिंगना नाम क्यों पड़ा ये भी इस पुस्तक में है। और रेणु का परिवेश कैसा था, गांव कैसा था। रेणु जो आप जानते हैं कि वो परिवार में उनका कर्ज में डूबा रहता था, तो उनका ऋण से हुआ था, तो रीनू रीनू उनकी ग्रैंड मदर दादी कहती थी, तो उसी से रेणु नाम हो गया। खैर ये सब बहुत सारी बातें तो आ गई हैं, इसमें कोई अपेक्षाकृत नई बात नहीं है। लेकिन इस जीवनी में कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हिंदी का पाठक कम जानता है और मैं तो कम जानता ही था। और अगर जानता भी है तो वो सूचना के स्तर पर विस्तार से नहीं। इसमें से कुछ ही बातों की चर्चा मैं करूँगा। और रेणु की जीवनी जो सिर्फ 56 वर्षों की थी, उसमें भी इतनी घटना बहुलता है कि उसको 15 मिनट में निपटाना बहुत मुश्किल काम है। हालांकि ये उस पुस्तक का आधा ही हिस्सा है। पर 3 बातें, एक तो जो नेपाल में जो लोकतंत्र का अभियान चला था राणाशाही के खिलाफ, और उसमें भारत के समाजवादियों की, विशेषकर जयप्रकाश नारायण की और कई समाजवादियों की जो बड़ी भूमिका रही है वो इस पुस्तक में दर्ज है। और खुद रेणु ने न सिर्फ उसमें भाग लिया था, वो ऐसे लेखक थे जो सिर्फ लिखते नहीं थे बल्कि उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई 42 में तो भाग लिया ही लिया। खुद नेपाल में जो लोकतंत्र की बहाली, राणाशाही के खिलाफ जो आंदोलन चला, जो एक बहुत बड़ा आंदोलन था और उस समय काफ़ी था, इसीलिए कोइराला परिवार से भी जुड़े रहे और नेपाल को रेणु अपनी छोटी माँ मानते थे। इसका सबका बयान है, उसका बड़ा विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है। और वो बड़ा अध्याय है जो इस पुस्तक को एक ऐसा पहलू इसको देती है जिसके विस्तार के बारे में अभी तक हम नहीं जानते। दूसरे इसी क्रम में यह बताना पड़ेगा कि रेणु जो थे वो जयप्रकाश नारायण को अपना नेता तो मानते ही थे। आखिरी वर्षों में लोहियावादी कम थे, जयप्रकाश नारायणवादी ज़्यादा थे। पर एक ज़माने में उन्होंने जयप्रकाश नारायण मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे। वो किस परिस्थिति में हुआ, वो बनारस में हुआ था और उसमें
और विश्वनाथ रेणु तीन तीन पार्टियों के साथ संबंध बनाए हुए थे। समाजवादी पार्टी यानी सोशलिस्ट पार्टी उसमें थी, फिर वो फॉरवर्ड ब्लॉक से भी जुड़े हुए थे, कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़े हुए थे, और उसमें कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों के बीच में एक जो पोलेमिकल वार था, यानी कि वैचारिक लड़ाई थी, उसका भी हल्का परिचय इसमें मिलता है। बहुत रोचक बताता है रेणु ने किस महिला के कहने पर जब प्रकाश नारायण मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, उसका बड़ा रोचक वृत्तांत इसमें है, वो होना चाहिए। दूसरे, रेणु ने कविताएं लिखी हैं, ये तो हम सब जानते हैं, मतलब जो हिंदी के पाठक जानते हैं, पर रेणु ने बहुत अच्छी संख्या में कविताएं लिखी हैं, जिसका इसमें जो दर्ज है, जिसमें एक कविता का मैं छोटा सा अंश इसलिए सुना रहा हूँ कि उससे रेणु की चेतना का तो पता चलता ही है। खुद उनके काव्य संसार और साहित्य संसार में विद्यापति किस तरह बसे हुए थे, उसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा। विद्यापति की एक पंक्ति है एवं एक कविता है, जन्म जन्म मुनि रूप निहारल नयन न त्रिपित भेल। उसी के आधार पर उन्होंने एक पैरोडी बनाई है, पर एक पैरोडी नहीं है, ये किसान चेतना की, जो उसमें किसानों की हालत थी, जो दुर्दशा थी, उसका बड़ा चित्रण है इसमें। शुरू में है कि बाप रे कौन दुर्गति नहीं भेल, 7 साल हम सूत चुकाउल, तबही उरिन नहीं भैलों, कोल्हुक बरद सन खटैलो, रात दिन कर्ज बढ़तली गेल, करज बढ़तही गेल, थारी बेच पटवारी के देली चैन, लोटा बेच चौकीदारी, बकरी बेच सिपाही के दलियन, फटकनाथ गिरधारी। फटकनाथ गिरधारी तो गरीब आदमी को कहते हैं, मुहावरा है जो अक्सर बिहार में प्रयोग में आता है। जो आदमी बिल्कुल निर्धन होता है उसको फटकचंद गिरधारी कहते हैं, फटकनाथ गिरधारी या फटकचंद गिरधारी। यहाँ फटकनाथ है, कई जगह फटकचंद गिरधारी भी कहते हैं। तो ये कई है, और कई पंक्तियाँ इसमें, कई कविताएँ इसमें हैं जो रेणु के व्यक्तित्व में निहित। वो उपन्यासकार थे, गद्यकार थे, अद्भुत गद्यकार थे। नेपाली क्रांति कथा पर उन्होंने लिखाई है। रिपोर्टाज तो शायद हिंदी के बहुत सबसे बड़े रिपोर्टाजकार थे, और हिंदी गद्य को उन्होंने अपने, अगर उपन्यासों और कहानियों की चर्चा न करें तो हिंदी गद्य को भी उन्होंने एक नई चीज़ दी। वो सब तो इसमें है ही है, पर उनकी कविताओं को पढ़कर लगता है कि रेणु उस समय की काव्यधारा से कितने परिचित थे और कितने सांस्कृतिक संस्कार और साहित्यिक संस्कार उसके भीतर थे। पर एक चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा मुझे आकृष्ट किया जिसने, और थोड़ा जानकर तत्कालीन हिंदी की जो राजनीति थी, मैला आंचल किस तरीके से लिखा गया था उसका भी है, और क्या उसकी पृष्ठभूमि थी लिखे जाने की। पर मैला आंचल के प्रकाशन के पीछे भी एक बहुत ही लंबी कहानी है। एक तो उनका प्रकाशक, उसमें पटना के एक प्रकाशक, स्थानीय प्रकाशक ने छापा था, उसको भी किस परिस्थिति में हुआ, रेणु ने कर्ज लेकर के भी अंत में जो किताब कागज़ खरीदने के लिए पैसे दिए, तब जा कर के वो किताब छप पाई। ये सब तो इसमें है ही है। और ये भी सर्वविदित सा है कि राजकमल प्रकाशन ने आखिरकार उस जो पुरानी प्रतियां छपी थी उसको थोक के भाव खरीद लिया, और फिर अपने यहाँ से मैला आंचल को छापा था। इतना भी जानते हैं। लेकिन मैला आंचल को छापने के पहले जब राजकमल ने किया तो उसमें 2 प्रकाशकों के बीच में एक तरह से प्रतियोगिता थी। एक था सरस्वती प्रेस, जिसको चलाते थे प्रेमचंद जी के सुपुत्र श्रीपत राय, और दूसरा राजकमल प्रकाशन, जो उसमें के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे या डायरेक्टर जो भी हों, उसी ओम प्रकाश जी थे, जो बहुत अच्छे सुधी साहित्यिक पाठक थे। और ये दोनों के बीच चला, और उस समय शिवदान सिंह चौहान जो हिंदी के एक बड़े आलोचक थे, मार्क्सवादी आलोचक थे, उन्होंने भी मैला आंचल की तारीफ़ की थी कि इसको छापा जाना चाहिए। जो हुआ उसके बाद, और उसके बाद जो नई कहानी आंदोलन हम देखते हैं कि उसमें रेणु की चर्चा क्यों नहीं होती, इसका एक वृत्तांत इसमें है। और मुझे पहली बार हुआ कि जब उसका हो गया तो लगभग सरस्वती प्रेस में, हालांकि इसमें कहा नहीं गया है पर ध्वनि वही निकलती है, रेणु का बहिष्कार शुरू कर दिया एक तरीके से। और कहानी पत्रिका, जो उसमें कहानी की बड़ी अच्छी पत्रिका थी और जिसके संपादक श्री भैरव प्रसाद गुप्त थे, जिन्होंने एक तरह से नई कहानी आंदोलन को विकसित किया, और उसमें एक चर्चा के केंद्र में आ गई थी कहानी हिंदी में।
वहाँ रेणु की कहानियाँ नहीं छपती थी। और वजह वही थी कि रेणु ने मैला आंचल को राजकमल प्रकाशन को दिया और सरस्वती प्रेस को नहीं दिया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि शायद यही कारण रहा हो कि बाद के वर्षों में जब नामवर सिंह ने नई कहानी नाम की पुस्तक लिखी, जो दरअसल कहानी पत्रिका में लिखी गई श्रृंखला का ही एक पुस्तक रूप था, उसमें भी रेणु की कोई चर्चा नहीं हुई। और ये भी नहीं है कि नामवर सिंह रेणु को शुरू में नापसंद करते थे। हालांकि बाद में नामवर सिंह के जो वक्तव्य आए रेणु पर, वो थोड़ा अस्तरहीन लगे मुझे, पर उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा। सिर्फ यही कहूँगा कि शुरुआत के दिनों में नामवर सिंह ने भी मैला आंचल की प्रशंसा की थी, जब वो वाराणसी में यानी बनारस में आज अखबार में सालाना स्तंभ लिखते थे साहित्यिक कृतियों का उसमें का, और उन्होंने मैला आंचल की बड़ी तारीफ़ की थी। लेकिन ये सोचने की बात है, और शायद ये अतिरिक्त शोध की बात करते हैं, मुझे लगता है शोध होना चाहिए उस पर, कि नामवर सिंह ने भी उसमें बड़ी कहानीकारों की चर्चा की, लेकिन रेणु की चर्चा नहीं की। तीसरी कसम जैसी कहानी की भी चर्चा नहीं की। और रेणु की और भी कहानियां हैं जो वो अमर कहानीकार भी हैं हिंदी के, पर चर्चा क्यों नहीं हुई? शायद उसका वजह वही रही हो, कहानी पत्रिका में श्रीपत राय की नाराज़गी। इसीलिए नामवर सिंह के पूरे कहानी विमर्श में रेणु की कहानियाँ कहीं नहीं, जबकि वे रेणु भी पहले प्रशंसक रह चुके हैं। तो शायद इस पर भी मुझे लगता है कि साहित्य में जो लोग शोध करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर जीवनी कुछ साल पहले जाती है और नामवर जी जब जीवित रहने के दौरान ही, तो शायद कुछ और प्रकाश पड़ता। लेकिन अध्येता के लिए कोई चीज़ ये नहीं होती है कि आप कभी भी लिखी जा सकती है, और अभी भी कोई चाहे तो अध्ययन कर सकता है कि आखिर रेणु उस समय कहानी विमर्श में क्यों नहीं है। हालांकि रेणु पर की कहानियों पर बाद में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी गई। विश्वनाथ त्रिपाठी ने, जो मार्क्सवादी आलोचक हैं, उन्होंने भी रेणु की तीसरी कसम पर बहुत अच्छी टिप्पणी लिखी है। बहुत लंबा लेख आलोचनात्मक लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन रेणु की कहानियाँ, जो लाल पान की बेगम, पंचलाइट, जो आज भी हिंदी समाज में ज़्यादा याद की जाती हैं, और लगातार उन पर नाटक लिखे जा रहे हैं, फिल्में बन रही हैं, चर्चा के केंद्र में क्यों नहीं है? इसका हल्का सा संकेत इस पुस्तक में है। मुझे लगता है कि जब इस पुस्तक का जब इसका भाग आएगा जो लिख रहे हैं भारत अमर, शायद इस पर भी कुछ प्रकाश पड़े। पर फिलहाल जितना है वह भी एक नई तरह की समझ पैदा करता है। हिंदी में जो साहित्यिक राजनीति रही है, साहित्यिक राजनीति तो रहती ही है, वो हर साहित्य में रहती है, ऐसा नहीं है कि हिंदी साहित्य में रहती है, पर फिर भी उस कहानी दौर की कहानी की थी। रेणु को तो कई तरह की विघ्न बाधाओं को, इतनी बीमारियां हुई, मलेरिया हुआ, जो मैला आंचल में मलेरिया का प्रकोप होता है, वो सिर्फ काल्पनिक नहीं है, वो एक तरह से रेणु के जीवन से जुड़ी घटना है। वो बार बार बीमार पड़ जाते थे, उनके कितने बार बीमार हुए। पुस्तक में उनकी जो लतिका रेणु, जिसके शादी को लेकर के भी हिंदी में थोड़ा विवाद रहा है कि लतिका जी को शायद मालूम नहीं था कि रेणु पहले से पूर्व विवाहित हैं और उन्होंने शादी की थी, पर भारत यावर ने इस बात का खंडन किया है और ये दिखाया है कि लतिका जी को मालूम था, उनके परिवार को भी मालूम था। तो खैर, ये मैं उतना बड़ा प्रसंग नहीं मानता, क्योंकि एक लेखक की ज़िंदगी में कई ऐसे, व्यक्ति के रूप में कई ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। पर जो साहित्यकार रेणु थे, वो किस तरह से बने, किस आंदोलन में, भारत की आज़ादी का क्या था, उसमें समाजवादी जो आंदोलन था, सोशलिस्ट मूवमेंट, वो क्या था, बेनीपुरी क्या कर रहे थे, नेपाल में कोइराला परिवार क्या कर रहा था, इस सब का एक विस्तृत आकलन इस पुस्तक में श्री भारत यावर ने दिया है। हालांकि मैं शुरू में यहाँ ये भी कह दूंगा कि कुछ जगहों पर, बहुत जगहों पर तो नहीं, कुछ जगहों पर कुछ जो उनके वक्तव्य हैं अति सरलीकृत से लगते हैं, पर मुझे लगता है कि एक बड़ी जीवनी लिखने के क्रम में शायद ऐसा हो जाता है, लेकिन है ऐसा, मैं कहूँगा। इसलिए मैं एक जीवनियाँ बहुत अभी हिंदी में अच्छी संख्या में आ रही हैं और अच्छी आ रही हैं, और कई ऐसे लेखकों की आ रही हैं जो निजी ज़िंदगी में, जिनके कुछ और भी ऐसे वजहों से वो विवादास्पद हुए। नागार्जुन आखिरी वर्षों में विवादास्पद हो गए थे, लेकिन उनका साहित्यिक महत्व उससे कम नहीं होता है। तो वैसे ही एक जो इस दौर में जब अच्छी जीवनियाँ लिखी जा रही हैं, इस जीवनी का आना एक हिंदी में बड़ी घटना है,
और रेणु का जब अभी जन्मशती वर्ष चल रहा है, ऐसे समय में इस जीवनी का प्रकाशन एक और भी बड़ी उपलब्धि है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि श्री भारत यायावर जब इसका दूसरा अंश पूरा करेंगे तो एक मुकम्मल रेणु की तस्वीर बनेगी। अभी हम एक मूर्ति शिल्प की भाषा में कहें कि यह मूर्ति तो अभी बड़ी होने के बावजूद अधूरी मूर्ति है रेणु की साहित्यिक मूर्ति जिसको कहते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि एक जो जीवनीकार होता है वो मूर्तिकार भी होता है, मूर्तिकार बनाता है। मैं जो जीवनियाँ मैंने पढ़ी हैं कुछ राष्ट्रीय स्तर की या कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, वो उसमें मूर्ति जो जीवनीकार होता है वो मूर्ति बनाता है। और इसलिए जीवनियाँ एक बार नहीं, एक लेखक की कई बार जीवनियाँ लिखी जानी चाहिए। बाल्ज़क की जीवनी जो लिखी है, जिसका मैंने और भी पहले उल्लेख किया है, स्टीफन ज़्वाइग ने, जो जर्मन कथाकार थे, उन्होंने खुद इसका उल्लेख किया है कि इतनी कैसी जीवनियाँ पहले बाल्ज़क की लिखी गई। तो जीवनी लेखन भी एक अनवरत प्रक्रिया है। जैसे इतिहास लेखन एक अनवरत प्रक्रिया है, वैसे जीवनी लेखन एक अनवरत प्रतिक्रिया है। और दूसरे कुछ लोगों को भी जो उस लेखक के, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये जीवनी उतनी पसंद ना आए जितनी, तो उनका भी दायित्व बनता है कि वे इससे बेहतर जीवनी लिख कर दिखा दें। तो शायद एक लेखक की जो मूर्ति होती है, एक लेखक की जो छवि होती है, वो हमेशा नई होती रहनी चाहिए। वो तभी होगा जबकि आप उसकी बार बार जीवनी लिखें। तो भारत यायावर ने एक अवसर दिया है, उन्होंने बड़े रेणु की एक मूर्ति बनाई है और अभी वो मूर्ति निर्माणाधीन है उन्हीं के शब्दों में, यानी कि है भी अभी परिकथा वगैरह किस संदर्भ में लिखेगा उसका जिक्र इसमें नहीं है। और जब वो आ जाएगी तो मैं शायद फिर से रेणु पर बोलूँगा। और चूँकि बार बार मैं कहता हूँ कि समय कम है और मेरी इच्छा में इस पुस्तक की समीक्षा नहीं, इस पुस्तक के बारे में आपकी दिलचस्पी जगाना है, इसलिए आज की बातचीत मैं यहीं समाप्त करता हूँ। लेकिन मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप यदि रेणु के प्रशंसक हों या न हो, आप इसको पढ़िए तो लगेगा कि हिंदी का लेखक कितने व्यापक परिदृश्य में जीता रहा है। आज जो लोग कह देते हैं कि हिंदी के लेखकों के पास सामाजिक भावभूमि नहीं है, अनुभव नहीं है, वो सब इससे बातें अप्रामाणिक साबित होंगी। एक व्यक्ति जो भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ा, नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ाई लड़ा, वो उसका जीवन कितना व्यापक होगा इसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की बातचीत को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।